अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? डॉक्टर शाहिद हमीद आपकी खिदमत में एक बार फिर। थोड़ी सी कोरोना अपडेट्स सोचा आपसे शेयर कर लूँ। आज मैं CNN देख रहा था, तो CNN में जो एक लेटेस्ट न्यूज़ चल रही थी, उसके मुताबिक कोविड-19 के 4000 से ज़ायद वेरिएंट हैं। इसका मतलब है इतनी किस्म का ये जो कोरोना वायरस है SARS-CoV-2, इसकी 4000 से ज़्यादा किस्में हैं। और दूसरी बात, ये वायरस इतना बदबख्त वायरस है कि ये अपनी शक्ल बदलता रहता है, यानी कि इसमें म्यूटेशन होती रहती है, 1 से 2, 2 से 3, मतलब डिफरेंट किस्म की शक्लें ये चेंज करता रहता है। इस तरह ये अब UK वेरिएंट आ गया है, उसके बाद अमेरिका में एक और नया वेरिएंट चल रहा है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके ये अल्लाह ताला ही मेहरबानी फ़रमाएँ, हम पर रहम करें थोड़ा सा, लेकिन ये कि दुआ ही कर सकते हैं। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वायरस जाने वाला नहीं है। 1 साल हो गया है, अब पता नहीं ये साल और रहता है, 10 साल और रहता है। मुझे ये लगता है कि ये हमेशा रहेगा। ये जो इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू और नज़ला ज़ुकाम वाले वायरसेस की तरह उनकी भी कोई 30-40 से ज़्यादा ही होंगी मेरा ख्याल है टाइप्स। तो ये जब हज़ारों में इसकी टाइप्स हैं, तो इसको मेरा ख्याल है कि ख़त्म करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता वैक्सीन से इसका जो है ना वो शिद्दत में कमी आ सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आ सकती है, और वैक्सीन का फॉर श्योर यकीनन फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। एक कंपनी ने एक नई वैक्सीन, अब तक कोई 120 से ज़्यादा किस्म की वैक्सीन जो है वो बन रही हैं या बन चुकी हैं। उसमें से 5-6 की किस्में अवेलेबल हैं। एक और अभी आज वैक्सीन का ज़िक्र हो रहा था, अमेरिका की एक कंपनी ने बनाई है, जो कि सिंगल डोज़ है, सिर्फ एक दफ़ा लगानी पड़ेगी, और वो वैक्सीन जो है वो रेफ्रिजरेटर पर आम फ्रिज में रखी जा सकती है। प्रीवियस जो वैक्सीन्स हैं वो -डिग्री तक, और उनको बहुत ही ठंडी जगहों पर रखना पड़ता है, और उनकी 2 डोजेज़ होती हैं। तो ये एक नई FDA को अप्रूवल के लिए आज भेज दी गई है। अल्लाह करे अच्छी से अच्छी वैक्सीन आएँ, और दुआ गो हैं। दूसरी बात, मेरे हाथ में एक आर्टिकल है जो कि जामा, एक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल है, जिसका कोई जुलाई अगस्त का इशू है। उसमें एक आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जिसमें कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ अपडेट्स लिखी हुई हैं। तो ये मैं थोड़ा सा, ज़ाहिर है इतना बड़ा आर्टिकल मैं ज़ुबानी याद तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कॉमन बातें उसमें उसकी सिम्टम्स और अलामात के मुतल्लिक़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके मुताबिक जो ये कोरोना इन्फेक्शन है, ये जो एसिम्प्टोमेटिक, प्री सिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक, यानी जिन लोगों को मर्ज़ की अलामत नहीं है, या जिनको अलामत शुरू होने से पहले का टाइम, या जब मर्ज़ की अलामत शुरू हो जाए, तो ये तीनों किस्म के लोग या मरीज़ ये कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से एक दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं। सो इसलिए ये मास्क और डिस्टेंस, अगर आपको एक बंदा बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना नहीं हो सकता, वो उसको कोरोना हो सकता है, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, जो कि आपको कोरोना लगा देगा। जब आपको वायरस आपके अंदर चला गया सांस के ज़रिए, नाक के ज़रिए, तो जो एवरेज टाइम है अलामत शुरू होने का, वो 97.5% लोग 5 दिन के अंदर अंदर उनको अलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं। इसके अलावा जो 5% पेशेंट कोरोना के
जिनको कोरोना होता है, और 20% कोरोना के वो पेशेंट जो हस्पताल में दाखिल होते हैं उनको आईसीयू की ज़रूरत होती है। उनकी अलामतें शदीद होती हैं, यानी कि 5% जिनको अलामतें होती हैं और 20% वो लोग जो हस्पताल में दाखिल होते हैं जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। और 75% से ज़्यादा मरीज़ जो दाखिल शुदा मरीज़ हों, उनमें से 75%, 100 में से 75 लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो कोरोना का टेस्ट है ये भी कोई इतना सॉलिड नहीं है, मतलब परफेक्ट नहीं है। इसमें भी जो फॉल्स नेगेटिव होने के चांस, मतलब आपको बीमारी होगी लेकिन ये टेस्ट नेगेटिव होगा, तो ये 20 से 67, 20 to 67% चांसेस हैं कि ये वाला टेस्ट आपका अगर नेगेटिव है और आपको अलामतें हैं तो भी आपको कोरोना हो सकता है। इसीलिए जो है इस टेस्ट को 24 घंटे बाद रिपीट किया जाता है। यूजुअली 2 या कई बार हमें 3 टेस्ट भी करने पड़ जाते हैं। और जो दूसरा या तीसरा टेस्ट है उसमें कोशिश ये होती है कि जो बेहतर टेस्ट जो है वो है ये नेज़ल स्वैब, ठीक है। फ्रिंजियल स्वैब भी ले सकते हैं लेकिन फ्रिंजियल से नेज़ल बेहतर है। और नेज़ल से भी बेहतर ये है कि अगर स्प्यूटम आ रही है या कोई बॉडी फ्लूइड्स हैं तो उसका टेस्ट की सेंसिटिविटी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू नेज़ल ऑल्सो। डेक्सामीथासोन इंजेक्शन का बेनिफिट है 6 मिलीग्राम डेली दें और 10 दिन तक दें, ठीक है, उसका फ़ायदा है। जो कहते हैं प्लाज्मा देने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आया। जो ये जो आर्टिकल है ये एक मेटा एनालिसिस है, बहुत सारी स्टडीज़ को जो है कंबाइन करके तो उसका ये एनालिसिस लिखा गया है। इसके अलावा ये जो एक रेमडेसिविर है मेडिसिन, और वो बेनिफिशियल है, रेमडेसिविर बेनिफिशियल है। दूसरा, अगर आप ब्लड टेस्ट में जाएं, जो सीबीसी टेस्ट है, तो जिस तरह बाकी वायरसेस होते हैं उन वायरसेस की तरह ये वायरस भी लिम्फोपीनिया काज करता है, ठीक है। यानी जो आपके वाइट सेल्स हैं, वाइट सेल में जो न्यूट्रोफिल होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं और बेजोफिल होते हैं, और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका नंबर ये कम कर देता है। बाकी जो स्टडीज़ में देखा गया है कि जो सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन है वो जो आपके कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, जो खून को जमने वाले फैक्टर्स हैं, उनको यूज़ कर देता है। और DIC या कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी भी होती है, और ये इससे एक जो माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं, और ये तकरीबन चाइना की स्टडीज़ में 45% लोगों में देखे गए। और ये माइक्रोथ्रोम्बाई जो हैं ये टांगों में क्लॉट बनने, जिसको DVT या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग्स की वेसल्स में जो है वो थ्रोम्बाई या फालज का सबब बन सकते हैं। इसी स्टडी में एक बात जो मेंशन की गई है वर्टिकल ट्रांसमिशन की, इसका मतलब ये है कि अगर किसी माँ को ये
कोरोना वायरस हो जाता है और वो हामला है, तो माँ से उस बच्चे को इसके ट्रांसमिट होने का एविडेंस अभी तक नहीं मिला। और जो सरफेस पर है, मतलब ये ट्रांसमिशन आपके बटन्स, दरवाज़ों के हैंडल्स, बर्तन और टेबल्स, इस तरह की सतह पर से भी ये वायरस फैल सकता है। और यहाँ पर तकरीबन ये 3 से 4 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। और जो प्री सिम्टोमेटिक हैं, जिन लोगों को अभी बुखार खांसी नहीं हुआ, उनसे भी जो ट्रांसमिशन का चांस है वो 48 से 62% तक हो सकता है। हाँ, जहाँ तक अलामत का तल्लुक़ है तो सबसे जो कॉमन है वो बुखार है। बुखार 70 से 90% लोगों में होता है। खुश्क खांसी 60 से 86% लोगों में होती है। सांस लेने में दिक्कत, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग 53 से 80% लोगों में। कमज़ोरी, थकन, फटीग ये 38% में। पट्ठों में दर्दें 15 से 44% में। मतली, दिल का ख़राब होना, उल्टी या लूज़ मोशन 15 से 39% में। और सर दर्द और कमज़ोरी 25% में। और नाक का बहना, फ्लू लाइक सिम्टम 7% में। अगर किसी को एनोस्मिया हो जाए, यानी उसके जो सूंघने की हिस्स है, लैक ऑफ स्मेल, वो हो सकती है, तो इसकी प्रेजेंटिंग सिम्टम भी हो सकती है, जो कि 3% लोगों में होती है। इसी तरह ये जो लिम्फोपीनिया है, ये 83% लोगों में हो सकता है। और बाकी इंफ्रामेडी मार्कर्स में ESR और CRP और फेरेटिन और TNF अल्फ़ा और इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 ये भी बड़े हो सकते हैं, तो ये सारे टेस्ट करवाने की ज़रूरत हो सकती है। प्लेटलेट्स की तादाद कम हो सकती है। डी डायमर ज़्यादा होते हैं। डी डायमर 46% में ज़्यादा होते हैं। और डी डायमर अगर 0.5 से ज़्यादा हैं तो फिर आपको ये जो है एनॉक्साप्रिन या हेपरिन वो देनी पड़ती है। जो दाखिलशुदा मरीज़ हैं उनमें तकरीबन 75% में निमोनिया होता है। 15% में ARDS जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है और सवीर शिद्दत है। इसके अलावा एक्यूट लिवर इंजरी, एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है। दिल को इंजरी हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, दिल के एंजाइम बड़े हो सकते हैं, जो PT APTT बड़े हो सकते हैं, खून पतला हो सकता है, हार्ट फेलर हो सकता है। इसके अलावा जो है बेहोशी हो सकती है 8% लोगों में। एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है 9% लोगों में। और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस 10 से 25% लोगों में हो सकती है। जो स्ट्रोक है, एक्यूट सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़, वो 3% में। और शॉक यानी ब्लड प्रेशर का कम होना वायरल सेप्सिस की वजह से 6% लोगों में हो सकता है। इसके अलावा रेयर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो साइटोकाइन स्ट्रॉम एंड मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग सिंड्रोम, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में सेकेंडरी हेमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस, मुश्किल सा नाम है, लेकिन ये सिर्फ जान रखेंगे ये ख़तरनाक बीमारी है। अच्छा, ये जो वायरस है जब ये रिकवरी की तरफ जाता है तो ये ठीक होने के 6 हफ्ते बाद तक ये पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन जनरली आम तौर पर जो है जो 28 दिन के बाद आम तौर पे ये क्लियर हो जाता है। उससे पहले भी हो जाता है, कुछ लोगों में तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन भी हो जाता है।
लेकिन ऑन एवरेज ये 28 दिन से 6 हफ्ते तक रह सकता है। जहाँ तक आइसोलेशन का तलक है, तो लेटेस्ट जो आइसोलेशन है वो CDC ने जो रिकमेंड की है वो कहा है कि जी अलामतों के शुरू होने के 10 दिन बाद तक क्वारंटीन रखना है, और जब सिम्टम्स ठीक हो जाएं तो उसके बाद भी 3 दिन एहतियात रखनी है और क्वारंटीन करना है। एंटीबायोटिक जनरली तो वायरसेस में इंडिकेटेड नहीं होते, लेकिन चूँकि श्योर नहीं होता, PCR भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आमतौर पे जो लोग दाखिल होते हैं और सीवियर कोविड जिनको होता है, तो स्टडीज़ में देखा गया कि 72% लोगों को एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ये थी कोरोना के बारे में थोड़ी अपडेट। बाकी स्टडीज़ आती जाती रहती हैं, ठीक है, इसके बाद कोई और स्टडी आ जाएगी, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन का और हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर मुल्क का अपना अपना एक पैनल होता है, कमेटी होती है जो कि गाइडलाइंस और ट्रीटमेंट के लिए प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश करती है। तो डॉक्टर्स आमतौर पे उसी को फॉलो करते हैं। तो मेरे ख़्याल से मेरी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये ख़ास कर मेरे वो वाले भाई, वो वाले कोलीग्स जो फिजिशियन नहीं हैं या जो मेडिसिन की सब स्पेशलिटीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं हैं, सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, या GPs हैं, या नर्सेस हैं, या दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उनके लिए ये किसी हद तक कुछ ना कुछ उनके लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये मेरा आज का पैगाम है। एक बार फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस आफत से बचाए, लेकिन अब अल्लाह की मर्ज़ी अगर आ गई है तो अब ज़ोर तो किसी का नहीं है ना। इससे बच सकते हैं, एहतियातें कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम।